हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, ये लेक्चर का पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले मैंने एक लेक्चर डाला है सेट एग्जाम के ऊपर। सेट का जो पेपर हुआ था 2023 का 26 मार्च 2023 का, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसमें गाइस हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक उसको सॉल्व कर लिया है। आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ओके गाइस, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 51। क्या पूछा गया? इज डैश इज अ टेक्निक फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग अ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट एंड फॉर शेड्यूलिंग द रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर सच प्रोजेक्ट। बोला गया कि एक टेक्निक बताना था प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट की टेक्निक पूछा गया। तो गाइस आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट की टेक्निक को क्या बोलते हैं? द नेटवर्क एनालिसिस इज अ टेक्निक फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग अ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। ओके, तो यहां पे 51 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या पूछा गया? डैश इज बेस्ड अपॉन द assumption that the man is rational being and will try to maximize his payoff। यहां पे एक कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा जा रहा है हमको। बेसिकली ये MHRM के यूनिट से पूछा गया क्वेश्चन है। क्या पूछा है यहां पर? ये एजम्पशन बताना है आपको। कौन से मॉडल का एजम्पशन है कि मैन इज अ रैशनल बीइंग, एक मैन क्या एक रैशनल बीइंग है, एंड विल ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज पे ऑफ, और वो हमेशा क्या चाहता है? वो ज्यादा अर्न करना चाहता है। ठीक है, तो गाइस द मॉडल इज आप देख सकते हैं यहां पे रूम्स एक्सपेक्टेंसी मॉडल क्या बोलता है? The model is based upon the assumption that the man is a rational being and will try to maximize his payoff। ठीक है, तो गाइस यहां पे आपको देख रहा है, क्लियरली स्टेटमेंट दिख रहा है। तो ये रूम्स एक्सपेक्टेंसी मॉडल में से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर जो हमारा राइट होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, 52 का डी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 आसान सा, ये भी MHRM से पूछा गया। Which of one of the following is quantitative technique ऑफ मैन पावर प्लानिंग? मैन पावर यानी कि ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग जो होती है ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी आपको बताना था कि इसमें से कौन सी एक क्वांटिटेटिव टेक्निक है। तो यानी कि हमको बाकी जो है वो 3 क्वालिटेटिव टेक्निक दिया था, आपको बताना था कि कौन सी क्वांटिटेटिव टेक्निक है। तो गाइस यहां पे देख सकते हैं आप, मैंने यहां पे इसका सॉल्यूशन दिया है। क्वांटिटेटिव मेथड में क्या क्या आता है? टाइम एंड मोशन स्टडी आता है, वर्कलोड एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, रेग्रेशन एनालिसिस, एंड क्वालिटेटिव में क्या क्या आता है? जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन। तो गाइस आप देख सकते हैं क्वालिटेटिव वाला जॉब एनालिसिस है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, जॉब रोटेशन है, लेकिन जो रेग्रेशन एनालिसिस है वो कौन सा वाला है? वो क्वांटिटेटिव वाला है। तो गाइस यहां पे आपको बताना था कि क्वांटिटेटिव टेक्निक कौन सी है। तो क्वांटिटेटिव यहां पे है ऑप्शन नंबर डी, रेग्रेशन एनालिसिस। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया, द ट्रांजैक्शनल एनालिसिस वाज डिवाइस्ड बाय, यानी कि ट्रांजैक्शन एनालिसिस किसने निकाला था? तो गाइस आप यहां पे देख सकते हैं, इट इज डेवलप्ड बाय एरिक बेनरे, साइकोथेरेपी इन द 1950। तो गाइस यहां पे आप देख सकते हो हर्सबर्ग, मास्लोव एंड मैकलेंड। ये जो है वो आंसर रॉन्ग है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बर्ने। पूरा नाम है इसका एरिक बर्ने। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर को कौन सी चीज अफेक्ट नहीं करती, आपको ये बताना था। तो गाइस आप यहां पे देख सकते हैं एक्टिविटी एनालिसिस, डिसीजन एनालिसिस, रेफ्लेक्शन एनालिसिस, डिमांड एनालिसिस। तो गाइस अगर आप देखो तो एक्टिविटी होती है ऑर्गेनाइजेशन में, डिसीजन भी होता है, रिफ्लेक्शन एनालिसिस भी होती है, लेकिन जो डिमांड एनालिसिस है ये इकोनॉमिक का टॉपिक है, ये इकोनॉमिक का पार्ट है। तो गाइस यहां पर ये वाला फैक्टर अफेक्ट नहीं करता ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे, इसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो गाइस यहां पे 55 का जो आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डिमांड एनालिसिस। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, अगेन वही क्वेश्चन आया जो ऊपर पूछा था। गाइस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव टेक्निक ऑफ मैन पावर प्लानिंग? ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा क्वांटिटेटिव टेक्निक है, यहां पे पूछ रहा है कौन सा क्वालिटेटिव टेक्निक है। तो गाइस सेम सॉल्यूशन मैंने दिया है यहां पर, आप देख सकते हैं टाइम एंड मोशन स्टडी, ट्रेंड एनालिसिस, रेग्रेशन एनालिसिस, जॉब एनालिसिस। तो आप देख सकते हैं टाइम एंड मोशन जो स्टडी है वो क्वांटिटेटिव का है, ट्रेंड भी क्वांटिटेटिव का है, एंड रेग्रेशन एनालिसिस भी क्वांटिटेटिव का है। क्वालिटेटिव का क्या है गाइस? जॉब एनालिसिस। तो गाइस यहां पे आंसर आएगा 56 का ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या पूछा गया? डैश टेस्ट आर यूज्ड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ इंडिविजुअल फॉर जॉब।
डिमांडिंग एक्सपीरियंस, ट्रांसफर्स, प्रमोशन ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज एंड ट्रेनिंग पर्पस। यानी कि आपको बताना था कि कौन सा एक टेस्ट है जो एम्प्लॉय को रिक्रूटमेंट के टाइम पे रखा जाता है, या तो फिर एम्प्लॉय को जो वो प्रमोट करने के टाइम पर, या तो फिर उसको ट्रांसफर करने के टाइम पर टेस्ट किया जाता है। तो गाइज ये जो है वो अचीवमेंट टेस्ट के हिसाब से जो है वो ये सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। तो गाइज यहाँ पे 57 का जो आंसर बनने वाला है वो है अचीवमेंट टेस्ट। ओके, एक एम्प्लॉय ने क्या क्या अचीव किया टारगेट, उसके बेसिस पे उसको प्रमोट किया जाता है या तो फिर उसको ट्रांसफर किया जाता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोलता है? 58 डैश इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज को जो वो अलग अलग इंसेंटिव्स, बोनस वगैरह मिलते हैं। आपको बताना था कि कौन सा जो वो नॉन फाइनेंशियल नहीं है, ठीक है, ये बताना था। तो यानी कि फाइनेंशियल वाला आपको बताना था। इंप्रूव एटीट्यूड, सुपरवाइजरी रिलेशनशिप, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड एनरिचमेंट। तो गाइस आप देख सकते हैं इंप्रूव एटीट्यूड, सुपरवाइजरी रिलेशनशिप, ये सब जो है वो फाइनेंशियल नहीं है, ये सारे नॉन फाइनेंशियल ही है। जॉब सेटिस्फैक्शन ये भी नॉन फाइनेंशियल है, लेकिन जो टीम बेस्ड पे है, यहां पे पे की बात हो रही है, यानी कि पैसे देने की बात हो रही है, तो ये फाइनेंशियल है। तो आपको यही बताना था। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया डैश इज अंडरटेकन टू एंश्योर द कैपेबल मैनेजर आर अवेलेबल टू फिल वैकेंसीज रिजल्टिंग फ्रॉम प्रमोशन, रिटायरमेंट, डेथ, रेजिग्नेशन एंड ट्रांसफर। यानी कि आपको एक कॉन्सेप्ट पूछ रहा है कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कंपनी क्या करती है, एक कैपेबल मैनेजर को दूसरे मैनेजर के पोजीशन पे जो क्या कर देती है, उसको ट्रांसफर कर देती है। ओके, ताकि जो वो ये रिटायरमेंट के टाइम पर भी होता है, या कोई एम्प्लॉय मर गया उसके टाइम पर भी होता है। तो गाइस यहाँ पे जो इस प्लानिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्सेशन प्लानिंग बोलते हैं। सक्सेशन प्लानिंग का मतलब ये होता है कि अगर जो एक कैपेबल मैनेजर है, अगर उसकी डेथ हो जाती है या वो रिटायर हो जाता है, तो उसके बदले में हम लोग क्या करते हैं, उसके जैसा एक इक्विवेलेंट एम्प्लॉय को क्या करते हैं, उसकी जगह पे क्या कर देते हैं, उसको अपॉइंट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द मेन एम ऑफ सक्सेशन प्लानिंग इज टू एंश्योर दैट सुइटेबल मैनेजर आर अवेलेबल टू फिल द वैकेंसीज क्रिएटेड बाय द प्रमोशन, रिटायरमेंट, डेथ। ठीक है, तो गाइस यहां पे बताया जा रहा है कि ये एक सक्सेशन प्लानिंग बेसिकली क्या होती है कि हम लोग क्या करते हैं, एक जो मैनेजर जो बहुत ही केपेबल था, या एक एम्प्लॉय बहुत ज्यादा केपेबल था, बहुत ज्यादा उस टैलेंटेड था, लेकिन वो क्या हो गया, वो रिटायर हो गया या उसकी डेथ हो गई, तो उसकी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, किसी एक सुइटेबल कैंडिडेट को क्या कर देते हैं, उसको वहां पे अपॉइंट करके उसकी वैकेंसी को फिल कर देते हैं। तो ये प्लानिंग को हम लोग गाइस बेसिकली बोलते हैं सक्सेशन प्लानिंग। ओके, तो यहाँ पे 59 का क्वेश्चन का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 आसान सा सवाल है, ये भी MHRM से ही पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताना था कि इसमें से कौन सा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो गाइस आप यहां पे देख सकते हैं ग्रुप नॉर्म, ग्रुप रोल्स एंड ग्रुप कोहेसिवनेस। ये ग्रुप से भी आप मैच कर सकते थे कि ये तीनों तो एक ही साथ का दिख रहा है, ठीक है, एक जैसा ही दिख रहा है। तो गाइस यहां पे आप देख सकते हैं कि इनफॉर्मल वाला कौन सा नहीं है, मैकेनिकल, हिरारिकल, स्ट्रक्चरल लीडरशिप, ये वाला जो है गाइस वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, तो गाइस आप यहां पे सॉल्यूशन में भी देख सकते हैं ग्रुप स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आती है, ग्रुप साइज आता है, ग्रुप रोल आता है, ग्रुप नॉर्म्स आता है एंड ग्रुप कोहेसिवनेस आता है। तो ये सारे रिलेटेड हैं, ये सारे इनफॉर्मल ग्रुप स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन जो है गाइस ये मैकेनिकल वाला है वो इनफॉर्मल नहीं है। ओके, चलो तो इसका क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओनली सी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस पेनल्टी कैन बी इंपोज ऑन बैंकिंग कंपनी। यहां पे बोल रहे कि कौन से हालात में बैंकिंग कंपनी के ऊपर क्या लग सकती है, पेनल्टी लग सकती है। तो गाइस जब वो क्या करेंगे, जब वो झूठे रिटर्न फाइल करेंगे, जब गलत इंफॉर्मेशन सप्लाई करेंगे, तभी तो उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो आसान सा सवाल था, यहां पे इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, फॉर सबमिटिंग फॉल्स और इनएक्यूरेट रिटर्न्स। गलत झूठे सबमिशन करने पर जो है गाइस इनको पेनल्टी लग सकती है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 बैंकिंग से क्वेश्चन है अगेन। इन बैंक गारंटी बोला कि बैंक गारंटी जो होता है, द नंबर ऑफ पार्टी इन्वॉल्व इन द एग्रीमेंट। तो बैंक की गारंटी में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती है, तो सभी को पता है यहाँ पे 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं। मैंने यहाँ पे सोल्यूशन भी दिया है, एक होता है एप्लीकेंट, दूसरा होता है बैंक और तीसरा होता है बेनिफिशियरी। तो यहाँ पे 3 एप्लीकेंट्स होते हैं। तो गाइस यहाँ पे आंसर है 62 का ऑप्शन नंबर ए, 3 मेंबर्स होते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 63 The following one is absolutely essential for special crossing। जो चेक पे हम लोग स्पेशल क्रॉसिंग करते हैं, उसमें बताना था आपको कि उसका इसेंशियल एलिमेंट क्या है, क्या क्या चीजें उसमें जरूरी होती हैं। क्या लिखा है, 2 पैरेलल लाइंस आर नॉट एट ऑल इसेंशियल। यानी कि जो 2 लाइन मारते हैं हम लोग वो 2 पैरेलल लाइन, वो कोई भी जरूरी नहीं है, तो वो इसेंशियल नहीं है।
द नेम ऑफ द बैंकर मस्ट बी नेसेसरी, लेकिन जो नेम ऑफ द बैंकर है वो जरूरी होना चाहिए। तो गाइस हम यहाँ पे आंसर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, नेम ऑफ द बैंकर। 63 का आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ फिशिंग ईमेल। पर्पस बताना था, फिशिंग ईमेल जो एक किस्म का स्कैम है, फ्रॉड है, इसका आपको पर्पस बताना था। इसका पर्पस क्या होता है, आपकी पर्सनल कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को स्टील कर लेना, चुरा लेना। तो गाइस आप यहां पे देख सकते हैं, फिशिंग अटैक्स आर द प्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग fraudulent communication that appear to come from a reputable source. It is usually done through email. The goal is to steal sensitive data like credit card and login information. यानी कि आपको क्या किया जाता है, एक जेन्युइन सोर्स से एकदम एक ऑफिशियल वेबसाइट लगेगी, वहां से आपको एक ईमेल आएगा और वो ईमेल पे आप क्लिक करोगे, लिंक पे जाओगे तो आपको जो है वो सारे डिटेल क्या हो जाता है, हैक हो जाता है। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सट्रैक्टिंग द पर्सनल फाइनेंशियल कॉन्फिडेंशियल डेटा, फाइनेंशियल डेटा जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है उसको चुराना, उसको एक्सट्रैक्ट करना यहाँ पे मेन पर्पस होता है। तो 64 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 में क्या पूछा गया, डैश इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ क्रेडिट where reciprocal liabilities of the local banks are counterbalance against one। यहां पे बता रहा है जो लाइबिलिटी को काउंटर बैलेंस करता है, यानी कि जो है वो दोनों के बीच में सेटलमेंट करवाता है। तो गाइस आप जानते हैं ये जो क्लियरिंग हाउस है, क्लियरिंग हाउस का ही काम होता है कि लाइबिलिटीज को सेटल करवाना। आप देख सकते हैं यहाँ पे इट्स ट्रेड सेटलमेंट ऑब्लिगेशंस यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। ओके, अ क्लियरिंग हाउस इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर्म टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज क्लियरेंस ऑफ द पेमेंट, पेमेंट की क्लियरेंस के लिए हमने बनाया हुआ है क्लियरिंग हाउस। ओके, तो यहाँ पे 65 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, क्या बोला गया, अ ट्रांजैक्शंस वेयर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज आर इशूड अगेंस्ट द कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम अ पूल ऑफ एसेट्स इज टर्म्ड एज। तो इस टर्म को हम लोग कहते हैं सिक्योरिटाइजेशन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। Question number 67, dash is the conversion of foreign currency bill into home currency liability। फॉरेन करेंसी के बिल को होम करेंसी में यानी कि हमारी इंडिया की करेंसी में अगर हम लोग कन्वर्ट करवा देते हैं तो इसको बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ट में मैंने बताया है, फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी कन्वर्ट हो रही है इंडियन करेंसी की लाइबिलिटी में, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट होने वाला है। 67 का ऑप्शन नंबर डी राइट है, क्रिस्टलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 68, क्या बोला गया, दिस टेक्निक्स एज्यूम्स द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ वाइटल फ्यू ट्राइबल मैनी। वाइटल फ्यू ट्राइबल मैनी, तो गाइस ये वाला जो है एबीसी एनालिसिस की जो टेक्निक है वो इसमें हम लोग ये पढ़ते हैं, वाइटल फ्यू ट्राइबल मैनी। तो यहां पे देख सकते हैं ट्राइबल मैनी। क्वेश्चन नंबर 68 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एबीसी एनालिसिस। 69, आसान सा सवाल, हाउ मेनी पिलर्स आर द बेसल वन फ्रेमवर्क बेस्ड। बेसल वन जो बनाया गया था बैंकिंग की तरफ से, तो गाइस इसमें कितने पिलर थे, बेसल 1 का पूछा गया है। लोग जो है ज्यादातर बेसल 2 पढ़ते हैं, बेसल 3 पढ़ते हैं, लेकिन इन लोगों ने पूछ लिया बेसल 1 के बारे में। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं बेसल 1 में सिर्फ एक ही पिलर था जो रिलेटेड था क्रेडिट रिस्क से, क्रेडिट रिस्क वाला एक ही पिलर था यहाँ पर। तो नेक्स्ट टाइम के लिए जो पूछ सकता है कि बेसल 1 का जो मेन ऑब्जेक्टिव, मेन जो पिलर क्या था, तो गाइस आप याद रखना कि क्रेडिट रिस्क था वहां पर। तो गाइस यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट होने वाला है, ओनली 1 पिलर। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 में क्या पूछा गया, डैश इज द मार्केट एक्सचेंज रेट डिसाइडेड बाय सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर। सप्लाई एंड डिमांड की वजह से जो मार्केट एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट बोलते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट का भी मैंने डेफिनेशन दिया है, फ्लोटिंग वाले का भी दिया है, फॉरवर्ड का भी दिया है, स्पॉट का भी दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस सिस्टम इज वन वेयर द रेट ऑफ करेंसी इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फैक्ट फोर्सेस ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई। तो गाइस यहाँ पे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो होता है इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 में क्या पूछा गया, PQR कंपनी प्रोड्यूसेस रेंज ऑफ टूथपेस्ट, टूथब्रश, टूथ पाउडर
माउथ वॉश एंड शेविंग क्रीम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो गाइज यहां पे बताया कि एक ही मतलब रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, टूथ पाउडर है, आपको बताना था कि कौन से टाइप का सेलिंग है। तो गाइज यहां पे आप देख सकते हैं अप सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग, मास सेलिंग, ये सारे ही ऑप्शन गलत है क्योंकि यहां पे सही आंसर दिया हुआ ही नहीं है। इसको आपको क्वेश्चन को चैलेंज करना था। तो क्योंकि गाइज यहां पे एक वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं, रिलेटेड सेलिंग प्रोडक्ट है। रिलेटेड सेलिंग प्रोडक्ट है, डायरेक्ट सेलिंग, मास सेलिंग, ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो इसका जो है वो सुटेबल नहीं है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72, ये आंसर की में भी दिया हुआ है कि ये जो 71 वाला क्वेश्चन है वो रॉन्ग आया उसमें आंसर। 72 क्या दिया है, मीडिया डैश मीडिया इज रूरल स्पेसिफिक मीडिया। रूरल स्पेसिफिक यानी कि गांव खेड़े में कौन सा मीडिया स्पेसिफिकली यूज होता है। तो आपको पता है जो बैलगाड़ी वगैरह, हॉर्स, ये सारी चीजें यूज की जाती है एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे द डेमोन्स्ट्रेशन डेकोरेटेड बुलक कार्ट्स विद एडवर्टाइजमेंट पैनल्स। तो 72 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोलता है, डैश इज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग का आज के टाइम पे मॉडर्न फॉर्म क्या है। तो मॉडर्न फॉर्म क्या है गाइस, आज मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे क्या हो रही है, मार्केटिंग हो रही है। तो गाइस आप यहां पे देख सकते हैं MM मार्केटिंग थ्रू मोबाइल फोन इज द लेटेस्ट एंड मॉडर्न वर्जन ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, आसान सा सवाल आया है ये जो है वो। तो गाइस ये वाला जो सर्विस के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय। मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज कैरेक्टराइज्ड बाय, बेसिकली आपको पूछ रहा था कि सर्विस जो होता है, सर्विस की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पूछ रहा है। तो गाइस हम यहां पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1, परफॉर्मेंस, इंटेंजिबिलिटी, वेरिएबिलिटी, पेरिशेबिलिटी एंड डज नॉट इन्वॉल्व एनी ओनरशिप ट्रांसफर। तो ये सारे फीचर्स मिल रहे हैं सर्विस में। तो गाइस हम यहां पे देख सकते हैं, मैंने इसके फीचर्स दिए हुए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विस में क्या क्या आता है, इंटेंजिबिलिटी आता है, वो भी है, वेरिएबिलिटी आता है, वो भी है, लैक ऑफ ओनरशिप ये भी है, इनसेपरेटेबिलिटी, पेरिशेबिलिटी, ये सारे जो पॉइंट है गाइस ऑप्शन नंबर 1 में हमको दिख रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहे हैं। तो यहाँ पे 74 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या पूछा गया, द कस्टमर रिलेशनशिप हैज मोर टू डू विथ वैल्यू देन रिलेशनशिप विच लाइज इन। बोला कि कस्टमर रिलेशनशिप हैज मोर टू डू विथ वैल्यू, यानी कि हमको ज्यादा ध्यान वैल्यू पे देना है कस्टमर रिलेशनशिप में, विच लाइज इन देन द रिलेशनशिप। ठीक है, यानी कि रिलेशनशिप से ज्यादा हमको वैल्यू, कस्टमर की वैल्यू बढ़ाना चाहिए। तो गाइस ये कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिलता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कस्टमर्स रिटेनिंग कस्टमर्स, एक ये इस पे ध्यान देना पड़ता है हमको, कस्टमर वैल्यू पर ध्यान देना पड़ता है, देन कस्टमर रिटेंशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ये सारी चीजों पे हमको कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे ध्यान देना पड़ता है। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, process involving the protocol offering systematic approach to manage the interaction with customer through customer retention का बढ़ाया, customer profitability का बढ़ाया, customers time lifetime value का भी बढ़ा गया। तो गाइस ये जो कॉन्सेप्ट है, जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ते हैं, मैंने आपको यहाँ पे सोल्यूशन में दिया है कि रिटेनिंग दी कस्टमर वैल्यू, कस्टमर रिटेंशन और प्रॉफिटेबिलिटी, ये सारे पॉइंट हमको मिल रहे थे ऑप्शन नंबर बी में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 जो है मार्केटिंग से पूछा गया है, द डैश कॉन्सेप्ट बिलीव्स दैट कंज्यूमर्स विल नॉट बाय इनफ ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट अनलेस इट्स अंडरटेक्स सेलिंग टैक्टिक्स एंड हेवी प्रमोशन एफर्ट्स। तो गाइस यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो ये बोलता है कि कस्टमर तभी कहीं खरीदता है प्रोडक्ट को जब कंपनी क्या करती है, बहुत ज्यादा हैवी एडवर्टाइजमेंट करती है उसके प्रोडक्ट के ऊपर। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेलिंग कॉन्सेप्ट ऐसा बोलता है। सेलिंग कॉन्सेप्ट में देखिए क्या पढ़ते हैं, कंज्यूमर्स विल बाय द प्रोडक्ट ओनली इफ द कंपनी एग्रेसिवली प्रमोट्स सेल दिस प्रोडक्ट, यानी कि जब कंपनी एग्रेसिवली बहुत ज्यादा जो है वो प्रमोशन करती है, एडवर्टाइजमेंट करती है, तभी कस्टमर क्या करेगा, प्रोडक्ट को खरीदेगा। ये वाला सेलिंग का कांसेप्ट हमको सिखाता है ऐसा। तो गाइस यहाँ पे 76 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, मार्केटिंग कंपनीज यूजेस द पेस्टल एनालिसिस for understanding the major macro environmental forces. In this analysis P stand for, पेस्टल एनालिसिस जो है गाइस उसका हमको सिर्फ फुल फॉर्म याद करना था। इसमें ये फुल फॉर्म क्या होता है, तो P यहाँ पे स्टैंड करता है, आप देख सकते हैं P से पॉलिटिकल स्टैंड करता है। तो यहाँ पे सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पॉलिटिकल फैक्टर। यहाँ पे मैंने सारे जो उसके पेस्टल के जो वर्ड्स है उसका फुल फॉर्म दे दिया यहाँ पर कि P से क्या है, पॉलिटिकल है, E से क्या है, E से एनवायरमेंटल है, S से क्या है, सोशल है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि कोई दूसरे वर्ड पे कुछ पूछ ले।
ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या पूछा गया? बाइंग एंड असेंबलिंग फंक्शन इज क्लोजली रिलेटेड विद। बाइंग एंड असेंबलिंग का जो फंक्शन है वो क्लोजली किससे रिलेटेड है? तो गाइस आप यहां पे देख सकते हैं तो कंसंट्रेशन जो प्रोसेस होता है, मार्केटिंग का जो प्रोसेस है कंसंट्रेशन, वो बाइंग एंड असेंबलिंग से रिलेटेड है। ओके, तो यहां पे सही आंसर होने वाला है 71 का ऑप्शन नंबर ए, कंसंट्रेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 अगेन मार्केटिंग का क्वेश्चन है। क्या बोलता है? टारगेटिंग एफिलिएंट कस्टमर्स विथ लग्जरियस गुड्स इज एन एग्जांपल ऑफ। यहाँ बेसिकली कस्टमर सेगमेंटेशन से क्वेश्चन आया है मार्केटिंग में से कि हम लोग कस्टमर को जब डिवाइड करते हैं, सेगमेंटेशन उनका करते हैं अलग अलग, तो जो जो बेसिस पे करते हैं हम लोग, उसका ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। तो गाइस यहाँ पे हमको कस्टमर डिवाइड किया जा रहा है लग्जरियस गुड्स के बेसिस पर कि एक कस्टमर जो है लग्जरी गुड खरीदता है, प्रेस्टीज महंगे गुड्स खरीदता है, तो हम उसका सेगमेंटेशन कैसे करते हैं? तो गाइस हम यहाँ पे देख सकते हैं जो साइकोग्राफिक जो सेगमेंटेशन होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं? द कस्टमर्स हु प्रिफर टू बाय ओनली ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। एक कस्टमर जो खाली ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदता है उसके लिए हम लोगों ने एक कैटेगरी बना के रखा है। क्या है वो? है साइकोग्राफिक। तो गाइस यहां पे सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 अगेन मार्केटिंग से क्वेश्चन क्या पूछता है? डैश कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर मार्केटर टू बैलेंस 3 कंसीडरेशन, कंपनी ऑब्जेक्टिव, कस्टमर नीड्स एंड लॉन्ग टर्म पब्लिक इंटरेस्ट। आपको बताना था कि ये तीनों जो पॉइंट बताए जा रहे हैं वो किसका मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट के कौन सा टॉपिक का पार्ट है? तो गाइस हम पे देख सकते हैं सोसाइटल मार्केटिंग में हम लोग ये 3 कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं। एक तो है कंपनी ऑब्जेक्टिव यानी कि प्रॉफिट, दूसरा है कस्टमर नीड्स यानी कि कस्टमर सैटिस्फैक्शन, और तीसरा है सोशल वेलफेयर यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट गाइस हम लोग स्टडी करते हैं सोसाइटल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में। तो गाइस यहां पे आंसर होने वाला है 80 का ऑप्शन नंबर बी, सोसाइटल मार्केटिंग। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला गया? अनलेस देयर इज अ डैश देयर कैन बी नो कॉन्ट्रैक्ट। ये लॉ से क्वेश्चन आने चालू हो गए अभी। बोला कि अनलेस देयर इज डैश देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। बोला कि जब तक ये नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो गाइस आप जानते हैं कि जब तक कॉन्सेंसस नहीं होता यानी कि कंसेंट नहीं होता सामने वाली पार्टी का, रजामंदी नहीं होती, तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो गाइस यहां पे देख सकते हैं आप, नो कॉन्सेंसस एड इडम नो कॉन्ट्रैक्ट, ये हम लोग लॉ में पढ़ते हैं। तो यहां पे 81 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 अगेन लॉ से क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डीप में पूछ लिया क्वेश्चन ये वाला। द महाराष्ट्र गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 इज पब्लिश्ड इन गैजेट ऑन। महाराष्ट्र गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट जो पब्लिश हुआ था गैजेट में, उसका डेट पूछ लिया। ये कैसे कैसे क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं, इसमें मेरे तो पर्सनल ओपिनियन मेरा ये है कि ऐसे क्वेश्चन पूछने का क्या मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आंसर है जिसका देख सकते हैं आप, मैंने गैजेट का डायरेक्ट जो है वो उसका पेज दे दिया है। 15 जून 2017 को जो है वो गैजेट में ये पब्लिश किया था। तो गाइस यहाँ पे आंसर बनने वाला है 82 का ऑप्शन नंबर ए, 15 जून 2017। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा गया? व्हाट इज द टाइम लिमिट टू गेट द इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005। आरटीआई एक्ट के अंदर हम लोग को टाइम लिमिट बताना था कि कितने टाइम में हम लोग को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, टाइम लिमिट क्या है? तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इसका सॉल्यूशन दिया है। द टाइम within which information is to be supplied 30 day from the date of application। एक महीने के अंदर 30 डेज के अंदर आपको इसका जो है वो आंसर मिलना चाहिए। तो गाइस आप यहां पे देख सकते हैं इसका आंसर होने वाला है 83 का ऑप्शन नंबर डी, 30 डेज। चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन एक क्रैमिंग का क्वेश्चन आ गया वापस से, जो वो रट्टा मारने वाला क्वेश्चन। सेक्शन डैश ऑफ द कंपटीशन एक्ट 2002 डील्स विद गुड्स। आपको बताना था कि कौन सा सेक्शन में जो है वो गुड्स के बारे में डेफिनेशन दिया हुआ है, गुड्स से डील करता है, कौन सा सेक्शन। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कंपटीशन एक्ट के कुछ सेक्शंस दिए हुए हैं। गुड्स का सेक्शन आप देख सकते हैं 2 सबसेक्शन आई। 2 सबसेक्शन आई में जो है वो गुड्स का डेफिनेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 84 का है ऑप्शन नंबर ए, 2 सबसेक्शन आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्स से आया है। Who can submit an application for registration in form GST registration number 09। कौन सबमिट कर सकता है, यानी कि कौन ये फॉर्म भरता है GST रजिस्ट्रेशन नंबर 9 वाला। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सोल्यूशन दिया है सेक्शन 727 के हिसाब से नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन GST का फॉर्म भरता है रजिस्ट्रेशन 09 वाला। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका सही आंसर होने वाला है 85 का ऑप्शन नंबर ए, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। क्वेश्चन नंबर 86 अगेन जो लॉ से क्वेश्चन पूछा गया।
Which one of the following is not the essential element of a valid contract as per Indian Contract Act? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम सब पढ़ते हैं, ठीक है। तो गाइस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं उसका एसेंशियल एलिमेंट पूछा गया कि कौन सा एसेंशियल एलिमेंट नहीं है, बताना था आपको। तो यहाँ पे मैंने पूरी लिस्ट दे दी है एसेंशियल एलिमेंट की। तो आप देख सकते हैं लॉफुल कंसिडरेशन होता है, लॉफुल ऑब्जेक्ट होता है, लीगल फॉर्मेलिटी भी होता है, लेकिन क्रॉस ऑफर जो है गाइस ये उसका कोई भी एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। तो गाइस यहाँ पे 86 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 87 क्या पूछा गया? अगेन लॉ से क्वेश्चन है। द फाइंडर ऑफ द गुड्स हैज अ राइट ऑफ डैश ओवर द गुड्स फॉर हिज एक्सपेंसेस। यहाँ पे बताया गया कि एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं फाइंडर ऑफ द गुड्स, किसी को किसी का सामान पड़ा हुआ मिल गया तो उस पे उसके क्या क्या राइट्स हैं अभी, ठीक है। तो क्या करता है, अगर उसने उसको संभाल के रखा है, उसने उसको ट्रांसपोर्ट किया कहीं से दूसरी जगह पे, उसको कुछ खर्चा हुआ, उसने कुछ एक्सपेंस उठाया, गुड्स तो किसी और का है, उसने क्या किया, बस गुड्स उसको मिल गया, उसने क्या कर लिया, उसको कहीं दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर दिया, उसको कुछ खर्चा करना पड़ा उसको संभालने के लिए, तो गाइस उसका क्या राइट बनता है आपको बताना था। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट्स ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स में हम लोग पढ़ते हैं राइट्स ऑफ लायन, राइट टू स्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लायन यहाँ पे हमको दिख रहा है 87 का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होने वाला है लायन। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, which of the following is not the example of implied consent for discharge of the contract? किसको implied consent नहीं माना जाएगा discharge of contract के केस में, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूटीज खत्म हो गई, कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया, किसको नहीं माना जाएगा, implied कंडीशन नहीं माना जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर implied consent for discharge of contract की कैटेगरी मैंने बताया, नोवेशन को माना जाता है, अल्टरेशन, रेसेशन, रेमिशन, वेवर, मर्जर, ये सारे कैटेगरी हैं जिसमें इंप्लाइड कंडीशन माना जाता है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है इंप्लाइड ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन द चेंज ऑफ द लॉ है, ये कोई भी इंप्लाइड कंडीशन का पार्ट नहीं है। तो 88 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, अगेन जो है वो कंपटीशन एक्ट का सेक्शन पूछ लिया इन लोगों ने। बच्चे हमारे पूरा कंपटीशन एक्ट पढ़ के जाते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं, ठीक है, उसके फीचर्स पढ़ते हैं, लेकिन ये लोग क्या पूछ लेते हैं, सेक्शन पूछ लेते हैं। Dash is defined under section 2 subsection 0 of the Competition Act 2002. सबसेक्शन 0 है या O है? O है, सबसेक्शन O है। 2 सबसेक्शन O में किसका डेफिनेशन दिया है ये बताना था आपको। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 सबसेक्शन O में प्राइस का डेफिनेशन दिया हुआ है एक्ट में। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्राइस। क्रेमिंग वाले क्वेश्चन है ये सब, रट्टा मारने। क्वेश्चन नंबर 90, द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस द लॉ ऑन आरटीआई इन इंडिया वाज, कौन सा स्टेट है जिसने आरटीआई का लॉ जो है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में? तो गाइस सबको पता है तमिलनाडु ने जो वो इंट्रोड्यूस किया था आरटीआई का एक्ट। ओके, तो यहाँ पे सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 91, एलपीजी सब्सिडी, जो गैस सिलेंडर की सब्सिडी होती है उसके ऊपर क्वेश्चन है, बेसिकली टैक्स से क्वेश्चन है ये। द एलपीजी सब्सिडी रिसीव बाय इंडिविजुअल ऑन सिलेंडर फॉर हाउस होल्ड कंजम्पशन इज डैश, जो हाउस होल्ड कंजम्पशन वालों को जो सब्सिडी मिलती है सिलेंडर की वो क्या है बेसिकली बताना था। एग्जाम फ्रॉम इनकम टैक्स नहीं, टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं, टैक्सेबल अंडर द हेड्स ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये कहां की इनकम ही नहीं है, ये तो इट्स नॉट एन इनकम एट ऑल। ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इट इज नॉट एन इनकम एट ऑल, ये इसको इनकम कंसिडर नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 92, अगेन टैक्स से क्वेश्चन है। Which of the following method is not specified as arm's length price in relation to specified domestic transaction as per section 92 subsection C1 of Income Tax Act 1961? बेसिकली आपको मेथड्स बताने थे, मेथड्स बताना था कि कौन सा आर्म लेंथ प्राइस का जो मेथड है और कौन सा नहीं है। आपको अगर ये पता होता तो आप इसका आंसर दे सकते थे, कौन सा नहीं पूछा है। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं रीसेल प्राइस मेथड होता है इसका मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड भी है, ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड भी होता है, लेकिन होलसेल प्राइस मेथड ऐसा कोई भी आर्म्स लेंथ प्राइस का मेथड नहीं है। तो यहां पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, होलसेल प्राइस मेथड। क्वेश्चन नंबर 93, क्या पूछा गया? एज पर सेक्शन 206AA of the Income Tax Act 1961, if PAN is not provided, अगर किसी को PAN नहीं दिया गया है, the rate of TDS shall be deducted at, तो rate of TDS कितना लगेगा? तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं rate of TDS जो है वो 20% लगता है। तो गाइज यहाँ पे मेरे हिसाब से तो आंसर होना चाहिए था ऑप्शन नंबर बी, लेकिन ये लोग ने आंसर की में दिया है नॉर्मल रेट प्रिस्क्राइब और 20% विच एवर इज हायर, लेकिन ये विच एवर इज हायर वाला सेंटेंस मुझे कहीं पर भी एक्ट में नहीं दिखा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20%। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, क्या पूछा गया? एनुअल इंटरेस्ट occurred on the national saving certificate 8 issue in the hand of individual shall be,
बोला कि जो एनुअल इंटरेस्ट मिलता है किस पे मिल रहा है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। तो गाइस आप यहां पे देख सकते हैं सॉल्यूशन में मैंने दिया है NSC is fully taxable and can be offered for tax either on accrual basis पे इसको टैक्स किया जाता है। तो गाइस आप यहां पे इसका आंसर देख सकते हैं टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल एक्रूवल। तो यहां पे सही आंसर होने वाला है 94 का ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 क्या बोला गया, द गोल ऑफ टैक्स प्लानिंग इज जनरली रिलेटेड टू, गोल ऑफ टैक्स प्लानिंग, जो टैक्स प्लानिंग करते हैं हम लोग, यानी कि हम लोग एक्ट के लूप होल को फाइंड करते हैं और लीगली हम लोग क्या करते हैं, टैक्स का बर्डन को रिड्यूस कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं, उसको कहते हैं टैक्स प्लानिंग। तो गाइस आप यहां पे देख सकते हैं द गोल ऑफ टैक्स प्लानिंग इज जनरली रिलेटेड टू मिनिमाइज द टैक्स, मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टैक्स प्लानिंग करते हैं। 95 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 96 मैच द कॉलम का क्वेश्चन आया। क्या पूछा गया, कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हमको, कंपनसेशन फॉर द लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनकम बाय एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फॉरेस्ट अंडर गवर्नमेंट अप्रूवल स्कीम, इनकम ऑफ अ माइनर 1000 रुपीज, डिविडेंड ऑन शेयर ऑफ टिस्को रुपीज 2,50,000। तो गाइस मैंने यहाँ पे इसके कुछ आंसर्स दिए हुए हैं। जो डिविडेंड इनकम है वो क्या होता है, वो टैक्सेबल होता है अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, माइनस इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट होती है अप टू 1,500 रुपीज, और कंपनसेशन रिसीव और फॉर द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो कंपनसेशन मिलता है, जो पैसा मिलता है हमको जब हमारी एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो जाती है, तो गाइस यहाँ पे इसको बोलते हैं कैपिटल रिसीव। और ग्रेचुइटी इनकम को हम क्या बोलते हैं, इट इज एग्जेम्प्टेड अप टू 20 लाख, 20 लाख तक क्या होता है, वो एग्जेम्प्ट होता है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि रेवेन्यू कॉन्सेप्ट किससे मिलेगा, रेवेन्यू कॉन्सेप्ट कैपिटल रिसीव तो इससे मिलेगा कि जो हमको वो मिल रहा है, कंपनसेशन मिल रहा है, ए का मैच करेगा 2 से। तो आप देख सकते हैं ए का जो मैच कर रहा है 2 से, वो ऑप्शन नंबर ए में ही मैच कर रहा है। तो यहां पे हमको आंसर मिल गया एक से ही कि जो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट होने वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ डोनेशन इज एलिजिबल फॉर 50% डिडक्शन विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट अंडर सेक्शन 80G। सेक्शन 80G के मुताबिक गाइस हम लोग को जो वो क्या मिलता है, 50% डिडक्शन मिलता है डोनेशन पर। तो गाइस फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ डोनेशन इज एलिजिबल फॉर 50% डिडक्शन विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। तो गाइस हम यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने कुछ स्कीम्स दिया हुआ है जिसमें 50% डिडक्शन मिलता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड है, प्राइम मिनिस्टर ड्राउट रिलीफ फंड है। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 50% वाला भी दे दिया है और 100% डिडक्शन वाला भी सारा मेंशन कर दिया है। तो गाइस यहाँ पे हमको 50% वाला एक ही दिख रहा है, आप देख सकते हैं डोनेशन टू जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होने वाला है 97 का। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 टैक्स से पूछा गया अगेंस्ट, ये भी जो है आंसर रॉन्ग है इसका। इनकम अंडर द हेड सैलरी इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन आई फॉर अकाउंटिंग ईयर 1920। अकाउंटिंग ईयर 19 और 20 के हिसाब से बताना था कि सैलरी पे डिडक्शन कितना मिलता है। तो गाइस आप यहां पे देख सकते हैं एज पर द हेंस द डिडक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2018 and 19 was 40,000 एंड फ्रॉम 1920 का डिडक्शन कितना हो गया था, 50,000 हो गया था। लेकिन इन लोग ने आंसर की में इसका जो आंसर दिया है वो दिया है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए किस हिसाब से दिया है पता नहीं, क्योंकि 40,000 अभी डिडक्शन नहीं है, अभी कितना डिडक्शन है, 50,000 डिडक्शन है। 40,000 तो पहले हुआ करता था, अभी क्या हो गया है, वो 50,000 हो गया। आगे चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 अगेन टैक्स से क्वेश्चन है, हाउस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आया। A house property with a fair rent of 1,20,000, municipal valuation 75,000, neither let out nor self occupied। आपको जो है वो हाउस प्रॉपर्टी का जो है वो एनुअल वैल्यू निकालना था। आपको यहाँ पे दिया गया था फेयर रेंट 1,20,000, म्युनिसिपल वैल्यूएशन। तो इन दोनों में से जो हायर होता है वो हमारा एनुअल वैल्यू होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फेयर रेंट जो है वो 1,20,000 है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन 75,000 है। तो यहाँ पे दोनों में से जो हायर होगा वही हमारी एनुअल वैल्यू मानी जाती है। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा 1,20,000, यानी कि 99 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 100 क्या पूछा गया, इंडेक्सेशन इज एप्लीकेबल टू। ये बेसिकली टैक्स का ही क्वेश्चन है, कैपिटल बजटिंग वाला। तो गाइस यहाँ पे हम लोग इंडेक्सेशन किस पे एप्लीकेबल करते हैं, किस पे एप्लीकेबल होता है तो बताना था। तो यहाँ पे देख सकते हैं द इंडेक्सेशन ये किस पे होता है, द कैन बी इंडेक्सेशन बेनिफिट्स ऑन द सेल ऑफ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। ये वाला जो है वो गाइस नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के ऊपर क्या होता है, इंडेक्सेशन होता है।
देखिए तो इंडेक्सेशन अवेलेबल होता है इस पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 का जो ऑप्शन नंबर जो है वो डी सही होने वाला है। सेल ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट विच आर नॉट डेप्रिशिएबल एसेट, यानी कि ऐसे एसेट जिसको हम लोग सेल करते हैं विदाउट डेप्रिशिएशन निकाले हुए। ओके, तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट होने वाला है क्वेश्चन नंबर 100 का। ओके, तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। होप कि गाइस आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। ओके, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के गुड बाय, टेक केयर।